बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं गुलाम रब्बानी साहब के साथ हूँ जो यहाँ पर कंपाला में बहुत लंबे अरसे से हैं। ये खुद वो अपना तारुफ करवाएंगे। वैसे तो यहाँ पर अगर आप आए तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज मैं उनके पास हूँ, वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कंपाला के बारे में, यहाँ पर बिज़नेस के बारे में, अपने बारे में, और उन लोगों के लिए जो कि आना चाहते हैं यहाँ पर कितना ये सूदमंद है यहाँ पर आना, यहाँ पर काम करना, ये सारी चीज़ें, इन सब के बारे में बात करेंगे हम गुलाम रब्बानी साहब से। तो पहले मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर मैं आपका थोड़ा सा तारुफ चाहूँगा कि लोगों को पता चले कि आप कब से और कितने अरसे से और क्या क्या काम करते रहे यहाँ पे आप। मैं यहाँ पे 98 से हूँ, 1998 से ना, और जो 2-3 साल जॉब की, उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो काम किस किस्म की, शुरू में आपने जॉब की, किस चीज़ की जॉब की आपने? सेम बिजनेस की, स्पोर्ट्स के बिजनेस। तो जनाब रब्बानी साहब यहाँ पर पिछले 23 सालों से माशाल्लाह 98 से, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, तब से ये माशाल्लाह बिजनेसमैन है। माशाल्लाह यहाँ पर लीडिंग बिजनेस ऑनर हैं स्पोर्ट्स के अंदर। 23 साल आपको हो चुकी है। फैमिली आपकी यहीं पे सेटल्ड है? यहीं पे। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मतलब 4 बच्चे हैं। और सारे पढ़ते हैं? सारे पढ़ते हैं। आइडिया दें कि युगांडा में बिजनेस, आप तो माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल है, आप क्या समझते हैं कि किस किस्म के काम हैं जो कि युगांडा में अगर किए जाएं, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तानियों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कोई नया आना चाहता है जो पहले से मौजूद है यहाँ पे और वो कोई नया काम शुरू करना चाहता है, तो कौन से बिजनेस हैं जो बड़े सक्सेसफुल हैं यहाँ पर? आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसका आपको एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग का या दूसरा काम है, कोई वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आजकल ना फार्मिंग में बड़ा, यहाँ पे जमीन बहुत सस्ती है। अच्छा। अगर कोई करना चाहे एग्रीकल्चर में यहाँ पे यानी बहुत सस्ता, आपको हजारों एकड़ से के हिसाब से लोग ले रहे हैं। कोई 100 एकड़ ले रहा है, कोई 200 एकड़ ले रहा है, कोई 500 एकड़ ले रहा है, 1000 एकड़ ले रहा है। इतनी सस्ती जमीन यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे खाद की जरूरत नहीं होती। रब्बानी में कहते हैं कि यहाँ पर बाकी तो बिजनेस है लेकिन एग्रीकल्चर का, फार्मिंग का बिजनेस यहाँ पर बड़ा सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती है। अब यहाँ पे टूरिज्म का कर सकते हैं, टूरिज्म का, लेकिन अभी आजकल तो बंद है पूरी दुनिया में। तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वहाँ पे होटलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये तो खैर आइडिया है। यहाँ पे युगांडा जो है अफ्रीका में लीडिंग कंट्रीज में है, जो इनकी अर्निंग का एक बहुत सारा जो सोर्स है वो टूरिज्म है। ये बहुत अच्छा प्यारा मुल्क है, इसको बहुत अफ्रीका बोला जाता है। बिल्कुल, युगांडा को ईस्ट अफ्रीका का दुबई कहा जाता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सही है। ये अभी ये जो बिजनेस के राज्य ये साउदी अभी हब बन गया, ये पूरे 5-7 कंट्री का। वेरी गुड। यानी कॉन्गो, साउथ सुडान, रवांडा, बुरुंडी और इन मुल्कों के लिए ये एज ए हब के तौर पे काम करता है युगांडा। यहाँ पर आता है, ट्रेड आती है, इंपोर्ट आती है और यहाँ से फिर डिस्पर्स होती है बाकी कंट्रीज की तरफ। अच्छा सर, आप कुछ 10 टॉप 10 बिजनेसेस बताएं जो कि पाकिस्तानी या इंडियन इवन वो अगर आते हैं यहाँ पर और वो बड़े सूदमंद, बड़ा प्रॉफिटेबल, और थोड़ा सा ये भी बताइए कि कितना टाइम नॉर्मली लग जाता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करके थोड़ा सा सक्सेसफुल, कितना टाइम चाहिए होता है उसको बनाने के लिए? कहता है कि उस बंदे की इन्वेस्टमेंट की है, बंदे के एक्सपीरियंस पे, या बंदे को काम कर कितना पता है, या कहाँ कितनी मेहनत करता है। जी, ये तो हर चीज वो बंदे पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही है। तो टॉप 10 बिजनेसेस बताएं जरा। स्पोर्ट्स तो एक हो गया, स्पोर्ट्स में हो गया, एग्रीकल्चर आपने कहा है, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, फार्मेसीज यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत है, इवन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अच्छा, उसके अलावा सर? उसके अलावा आप कॉफी एंड टी, ठीक है, फार्मिंग भी कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है। उसके अलावा सर यहाँ पे लाइफ स्टॉक, जैसे लाइफ स्टॉक है आपकी, बकरे जो होते हैं, और भेड़ और गाय वगैरह के जो गोश्त है वो भी एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। बल्कि उनकी जो मच्छी एक्सपोर्ट होती है, उनकी जो खाल है वो भी पूरी दुनिया में जाती है यहाँ से। खाल का तो पूरी दुनिया में कम हो। फिर फिश का बड़ा बताया कि तिलापिया जो फिश है वो पूरी दुनिया में जाती है। जो तिलापिया अमेरिका में भी मिल जाएगी आपको, पाकिस्तान में भी मिल जाएगी, दुनिया में, इवन मैं ईरान में मुझे तिलापिया मिल गई, तो दुनिया के हर मुल्क में आपको तिलापिया मिल जाती है। तो तिलापिया एक्चुअली विक्टोरिया लेक जो है उसकी ये फिश है, उससे मुंसलिक जितने भी दरिया है
उनमें ये वाली फिश पाई जाती है और ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है यहाँ से। जी सर, 3 और रह गए। 3 रह गए। इसमें आप यहाँ से ये ड्राई फ्रूट वगैरह, जीनट वगैरह। अच्छा, जीनट्स भी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है वगैरह। और गाड़ियों के बिजनेस की जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है उसमें। हाँ, गाड़ियों का बिजनेस तो है ही, वो तो गाड़ियों का तो है, लेकिन अब क्या समझते हैं कि उसमें सैचुरेशन तो नहीं आ चुकी है कि बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं? उसमें बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो आप समझते हैं आप अब समझते हैं कि अभी कोई अगर गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट करता है तो दैट कैन बी सक्सेसफुल समहाउ? हाँ, हो सकता है। इसमें हम जो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कर सकता है। वेरी गुड। और एक 2 और रह गए सर। नहीं, नो, एक और रह गया, 10वां। तो मैंने कुछ सुना है कि यहाँ पर जो यूज कपड़ों का कारोबार है, यूज, क्योंकि ये ज्यादा यूज कर सकते हैं। यूज कपड़ों यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कोई इंडस्ट्री किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कम है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, वो कपड़े का हो, वो स्पोर्ट्स के बिजनेस का हो, वो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, वो फर्नीचर हो, कुछ किसी भी किस्म का आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं किसी भी स्केल पे, छोटा स्केल हो या बड़ा स्केल हो। तो दैट कैन बी अ वेरी गुड बिजनेस हेयर। और गवर्नमेंट फुल आपको सब्सिडाइज सपोर्ट देगी, आपके टैक्सेस पे छूट मिलेगी आपको अगर आप लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू पे लॉट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड ऑल दोस। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज कर सकते हैं। आपके पास इनफ कैपिटल है तो आप छोटे लेवल पे इंडस्ट्री पे आप लोकल जो होम इंडस्ट्री साइड सॉर्ट ऑफ थिंग्स होती हैं, होम इंडस्ट्री बना सकते हैं। यहाँ पे होम मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, घर में बैठ के आप कुछ बना के तो आप सेल आउट कर रहे हैं। तो इवन अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कराते हैं गवर्नमेंट से तो यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। इस तस्वीर में रब्बानी भाई और पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो प्रेसिडेंट युगांडा जो मुसैफनी साहब हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस तस्वीर में आपको रब्बानी भाई जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा के साथ मुलाकात है और ये पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा के साथ मीटिंग में है। सर, अब थोड़ा सा आइडिया दें कि अगर किसी बंदे के पास सिर्फ $20,000 है, यानी पाकिस्तानी को 30 लाख रुपए के आसपास, तो वो यहाँ पर बिजनेस कर सकता है। अगर कर सकता है तो किस किस्म का बिजनेस कर सकता है और कितना टाइम लगेगा उसको सक्सेस में? पैसे यही है उसके पास, $20,000। या कोई भी छोटी मोटी ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग कर सकता है। दूसरा भी कर सकता है, मतलब आप जमीन ले सकते हैं। बहुत सस्ती है, माने 1 लाख रुपए से कम में आपका एक एकड़ भी आ जाता है यहाँ पे। 1 लाख रुपए पाकिस्तानी में? हाँ, 1 लाख रुपए में 1 एकड़ जमीन आप ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं इधर ना। ठीक है, कुछ एरिया, दूर एरिया में, रूरल एरिया में। लेकिन फार्मिंग के लिए तो जरूरी नहीं है। फार्मिंग के लिए तो आई थिंक क्योंकि ये जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस में आपने सुना होगा कि ये ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिकल रीजन वो होता है, दुनिया की सिर्फ 12-13 कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में कहलाते हैं, जिसमें ब्राजील, युगांडा, कांगो, कीनिया, मलेशिया, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट और कुछ एक और मुल्क है जैसे पेरू है। तो ये वो कंट्रीज हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन कहलाते हैं, जहाँ पर बारिशें और मौसम बड़ा खुशगवार रहता है सारा साल। यहाँ पे किसी भी किस्म की क्रॉप हो सकती है। फूड एक्सपोर्ट होता है यहाँ का। फूड यहाँ का एक्सपोर्ट होता है, ये मुझे नहीं पता था। पाइनएप्पल, वो हाँ, पाइनएप्पल, अवाकाडो पूरी दुनिया में जाता है। अवाकाडो मैंने यूरोप में सुना कि युगांडा का अवाकाडो बड़ा जबरदस्त है। ये पाइनएप्पल पूरी दुनिया में जाता है। वेरी गुड। इसके अलावा पुप्पू है और पपाया, ठीक है। इसमें मैंगो वगैरह भी इधर होता है। मैंगो भी है, पपीता है, अवाकाडो है, बनाना है, पाइनएप्पल है। रिसेंटली मैं जब अभी आया था यहाँ पे तो मुझे पता चला कि यहाँ से एक दोस्त है हमारे पाकिस्तानी, कराची से, ज़हीम नाम उनका, उन्होंने अवाकाडो एक्सपोर्ट की यहाँ से यूरोप। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर चीज एक्सपोर्ट हो सकती है। बड़ा कोई नेचुरल किस्म का ये कंट्री है। GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाली कहानी नहीं है। दो कि यहाँ पे चाइना और इसराइल और कुछ और कंट्रीज भी बड़े साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल GMOs की मिकदार इतनी नहीं है, इसलिए नॉन GMOs आपको यहाँ पे ज्यादा फल सब्जी वगैरह ज्यादा नेचुरल तरीके चीजें मिलेंगी। ठीक है, रब्बानी भाई थोड़ा सा बताइएगा कि गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम है नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो टाइट है। पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो कहाँ खड़े हैं हम? नहीं, इजी है, ये पाकिस्तान से इजी है। वेरी गुड, इजी है यहाँ पे। ठीक है, और कोई मसला नहीं है। बाकी टैक्सेशन तो है ना पूरी दुनिया में। टैक्सेशन तो पूरी दुनिया में ऑब्वियसली, यहाँ पर यूरोप जितनी नहीं होगी, लोग यूरोप में भी काम करते हैं। लेकिन आप कहते हैं स्टार्ट करना इजी है, स्टार्ट करना इजी है, वगैरह कोई मसला नहीं है। तो अब पिछले दिनों में हमने सुना कि पाकिस्तान में भी पिछले 2 सालों में ईज ऑफ बिजनेस, यानी नया बिजनेस स्टार्ट करने के जो
तरीकेकार है उसमें गवर्नमेंट ने आसानी की है। आप समझते हैं स्टिल पाकिस्तान का मुश्किल है यहाँ की निस्बत? अभी मुझे पता नहीं, पाकिस्तान के ट्रेलर नहीं स्टार्ट करने, लेकिन वो 10-15 पॉइंट का फर्क पड़ा है। हाँ, लेकिन इधर तो इजी है, यहाँ पर इजी है। चलें जी, ये तो बड़ी मजेदार इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर बिजनेस करना बहुत आसान है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना वो बहुत आसान है, और टैक्सेशन के जो मामला है वो अगर आप ठीक रखें तो टैक्स तो पे करना होता है। टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट का जो अर्निंग है किसी भी गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि ऐसे खाता जब आपका चल रहा है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको यू हैव टू पे द टैक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, टैक्स पे करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम पाकिस्तानी हैं तब भी, अगर हम पाकिस्तानी किसी और मुल्क में हैं तो हमें उस मुल्क के अंदर भी वो जो टैक्स का निज़ाम है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा कुछ लोगों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो पहले से पाकिस्तानी हैं, आपके बारे में मैंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें सुनी है। रब्बानी भाई को मैं खुद भी जानता हूँ, रब्बानी भाई को बड़ा पुराना। तो नॉर्मली पाकिस्तानी जो पहले के हैं वो इतना सपोर्ट नहीं करते। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे सुनने को आई है कुछ बातें, आप क्या कहते हैं जो पहले से यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं वो नए बिजनेसमैन को कितना हेल्प आउट करते हैं? यार ये मुझे नहीं पता, लेकिन करते हैं एक्सपोर्ट ना। ठीक है, हेल्प करते हैं। ठीक है, ज्यादा पाकिस्तान कुछ ना भी करते होंगे तो होते हैं, हर बंदे की अपनी नेचर होती है। ठीक है, नहीं भी करते होंगे कुछ, लेकिन करते हैं ज्यादा पाकिस्तान में। ठीक है जी, इनका कहना है कि जी पाकिस्तानी यहाँ पे हेल्प करते हैं, एनकरेज करेंगे जो भी एनकरेज। रब्बानी भाई का तो मुझे पता है कि रब्बानी साहब जो है यहाँ पे एनकरेज करते हैं। मैं क्योंकि कुछ अरसे से जानता हूँ, मैं इस मुल्क में पहले जॉब कर चुका हूँ एमटी युगांडा के साथ 5 साल, तो मुझे पता है, मैं तब से रब्बानी भाई को जानता हूँ। ये तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा हेल्पिंग है। आपको भी जब कभी कोई प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो जैसी भी आपको फेवर और सपोर्ट चाहिए होगी तो रब्बानी भाई इंशाल्लाह ताला जरूर आपको हेल्प करेंगे। आप क्या समझते हैं कि किसी के पास पैसे का मसला नहीं है, जितना मर्जी आप बताएं कि कितना कैपिटल में, अगर आप स्पोर्ट्स की ही बात करते हैं तो कितना कैपिटल और कितने टाइम के अंदर वो सक्सेसफुल हो सकता है? मैं सबसे पहले आपको ये बोला कि ये 20,000 में से आपने सबसे पहले यहाँ ना लीगल होना है। ठीक है, उसके लिए आपको वर्क परमिट की जरूरत है। ठीक है, आपको मिनिमम 2 साल का वर्क परमिट बनाना है। ठीक है, उसके लिए जो लीगल है ना, लीगल फीस है वो ऑलमोस्ट $6,000 है। ठीक है, उसमें 2,500 एक साल की लीगल फीस है। उसके अलावा ये सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह होता है, सारा ऊपर के खर्चे हैं यार। $6,000 वो आपका चला जाता है। वो आपके पास 14,000 है। ठीक है, उसमें आपने बिजनेस करना है। ठीक है, तो वो भी डूएबल है। हाँ, वो भी डूएबल है। 20,000 में से 6,000 आपका लीगलिटीज को पूरा करने में, जिसमें आपका उसके अलावा $400-500 आप अपना रजिस्ट्रेशन में ले जाएंगे। तकरीबन 7,000 हम कर लेते हैं। $7,000 आपका लीगलिटीज में चला गया। आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, सेटअप बनाया, यहाँ पे आपने आपका डायरेक्टर या वर्क वीजा लगेगा यहाँ पे, और आप लीगली यहाँ पर मतलब आप काम करने के काबिल है। 13,000 बाकी कहते हैं 13,000 में भी काम हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके ऊपर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा आपको। बहुत छोटे लेवल का होगा, बहुत छोटे लेवल का होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप जनरली एक बंदे के पास पैसे का मसला नहीं है, आप थोड़ा आइडिया दे दें कि आप स्पोर्ट्स का ही बिजनेस करें जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, कितना पैसा वो लगाए कि वो 6 महीने से साल के अंदर सक्सेसफुल रेंज में आ जाए? उसके अपनी मेहनत और अल्लाह ताला के फजल से बंदा होता है। ऐसे बंदा मेहनत से भी नहीं होता, अल्लाह ताला के फजल से होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो इसको इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो बंदे की अपनी मेहनत है, कितनी देर में सक्सेस होता है, ये अल्लाह ताला का फजल है यार। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर हम स्टैटिस्टिक की बात करें कि आपने इतना बिजनेस किया, आपने बड़े लोगों को सपोर्ट किया यहाँ पे बिजनेस करने में, बड़े लोगों को आपने खड़े होते हुए देखा है। बिल्कुल देखो मेरे सामने बहुत ज्यादा दुनिया खड़ी हुई है और कई नाकाम भी हुए हैं। ज़ाहिर हर कोई हर बिजनेस में 100% फिट नहीं बैठता। पहली जो बात लेकिन मेरा मशवरा है कि जिस बंदे के जो एक्सपीरियंस है ना वो काम करे। बिल्कुल, उससे बंदा मार नहीं खाता ना, सबसे इम्पोर्टेंट। उसमें बंदा मार नहीं खाता, किसी न किसी तरह के सर्वाइव कर जाता है। वो अपनी लाइन से हट के बिजनेस करता है ना, उसमें दूसरों की मदद भी चाहिए होती है। आप दूसरों पे डिपेंड नहीं करेंगे। आपका काम ही नहीं चला तो आप मार खा जाएंगे ना। अगर जो चीज आपकी लाइन की है ना वो नहीं भी काफी तो आप सर्वाइव कर जाएंगे किस तरह। जैसे मैं आपको इस बार मशवरा कह रहा था कि आप टेलीकम्युनिकेशन का काम करें। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यानी काम किसी में भी कोई भी कामयाब हो सकता है, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्किल, आपकी अपनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस काम में। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो नो इशू, एक्सपीरियंस करने से भी आ जाता है, बंदे को चीजें आ जाती हैं। और उसके ऊपर जो चीज है, पैसा को असाइड करें आप, आपकी
डिवोशन, आप कितनी मेहनत से, मोहब्बत से, कितनी लगाव से वो काम करते हैं। अगर आप पहले दिन आएंगे और आप ये सोचेंगे यार मुझे अगले दिन कामयाबी मिली, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। हर काम में एक वक्त चाहिए होता है, एक वक्त दरकार होता है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ठीक है रब्बानी भाई, जबरदस्त हो गया। आप मुझे थोड़ा सा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपने जनरली तो बता दिया, कोई और चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अच्छी हैं? और यहाँ पे ऑब्वियसली हर कंट्री में ये तो होता है कि एक्सपोर्ट को ज्यादा जो है ना वो प्रमोट किया जाता है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे कैसे हालात है? यहाँ पे एक्चुअली ना हमारे पाकिस्तान में लोग यहाँ अफ्रीका की तरफ तो ना ज्यादा ध्यान नहीं देते ना, तो जो नहीं करते ना। ये चाइना और इंडिया बहुत ज्यादा माल इधर लेके आ रहे हैं, और वो उसके बहुत एक्सपोर्ट है अफ्रीका में ना। ठीक है, चाइना और इंडिया की। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करें यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करें तो ज़्यादा डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट खुश होती है और एक्सपोर्ट करती है। ये बात मैं हमेशा से, मैं तकरीबन पहली दफा अफ्रीका में आया था 2009 में, तो मुझे जो सबसे कमी जिस चीज की लगी वो पाकिस्तानियों की लगी कि, और सबसे जो ज्यादती लगी वो इंडियंस की लगी। वो इस तरह के हम लोग, सॉरी टू से, लेकिन हम लोगों में गोरा कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तानी में गोरा कॉम्प्लेक्स है। हम यहाँ तो अरबों के पास जाते हैं, उनके भी तलवे चाटते हैं, और यहाँ तो हम गोरों के मुल्क में जाते हैं जहाँ पे हमें उनकी लेटरिन भी, टॉयलेट्स भी साफ करनी पड़ती हैं, और हम उस बात पे भी खुश रहते हैं, हम उनके घटिया काम करके भी खुश रहते हैं। जबकि अफ्रीका में हमारी इज्जत ज्यादा बढ़ती है, जब हमें आते हैं ये हम लोगों को मजूंगो या गोरा समझते हैं। अफ्रीका के किसी भी कंट्री में चले जाए ना, कोई भी चीज आप ले आए, काम शुरू कर लेना, वो ज्यादा इजी है यूरोप अमेरिका। बिल्कुल, ये तो 100% मैं इस बात को मानता हूँ। मैं बड़े अरसे से इंडिया अफ्रीका में आता जाता रहा हूँ, तो ये बात मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट भी करता हूँ। और जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं, मुश्किल से 5% भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, 2-3% होंगे जो सक्सेसफुल नहीं रहे होंगे, नहीं तो यहाँ पर 98-99% लोग सक्सेसफुल होते हैं। आप लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है, आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है, तो यू कैन बी द, मतलब आप किसी भी तरह से आप सोच, पाकिस्तान में भी वो सक्सेस का कभी नहीं सोच सकते जो आपको यहाँ पे मिल सकती है। यहाँ पर ये जो एरिया है, मैं यहाँ पे देखा है, यहाँ पर पाकिस्तानियों, एक तो स्पोर्ट्स की शॉप बहुत है, ये डाउनटाउन का एरिया है, ये कंपाला रोड का एरिया है, जहाँ पर ये मल्टी स्पोर्ट के नाम से रब्बानी भाई की यहाँ पर बड़ी मेन शॉप है। सिर्फ ये शॉप ही नहीं है, इनका हेड ऑफिस है माशाल्लाह, इनको 7-8 ब्रांचेस हैं आपके टोटल। कंपाला में 5 हैं और टोटल पूरे कंट्री में, और 5-6 ब्रांचेस हैं टोटल, 5-6 ब्रांचेस हैं इनकी पूरे युगांडा में, और ये इनका हेड ऑफिस भी है। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर 1-1.5-2 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 100 से ज्यादा शॉप्स होंगे, जिनमें से 90% पाकिस्तानियों की हैं। और मैंने सबको देखा है कि सबकी बड़ी लश पश, बड़ी जबरदस्त किस्म की, लेविश किस्म की शॉप्स हैं, उनके ऑफिस बड़े कमाल हैं, सबको मैंने ऑलमोस्ट एक्सेप्ट। आप ये समझते हैं कि अभी यहाँ पर और भी 100 अगर आ जाए तो आप समझते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं? अजय लोगों को कामयाब करे नहीं, वो अल्लाह ताला ने तो रिज़्क सबका लिखा हुआ है। आप ये बताएं कि आप यहाँ की सिचुएशन देखते हो, आप समझते हैं कि यहाँ पे चले 100 नहीं, मैंने 100 बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, 40-30-40 और लोग भी अगर मार्केट में आके बैठ जाते हैं, आ जाते हैं। रिज़्क तो अल्लाह देना ही है। नहीं, अल्लाह ने तो देना है, उसके लिए अल्लाह ने नहीं, उसकी कामयाबी के क्या चांसेस हैं? 50-50। चलें, एक बात तो है कि जो अच्छी चीज है यहाँ के युगांडा नहीं, पूरा अफ्रीका स्पोर्ट्स का दीवाना है। ये स्पोर्ट्स हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि पेट भरे हुए हैं सबका, मेरा अपना रब्बानी भाई को भी थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों को आप फिट देखेंगे, उसकी वजह यह है कि ये बचपन से स्पोर्ट्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पोर्ट्स का बिजनेस बड़ा कामयाब है। और यही नहीं, युगांडा से एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से जो ये सामान यहाँ पे आ रहा है, ये कॉन्गो, रवांडा, ब्रूंडी, साउथ सुडान, बहुत से दूसरे मुल्कों में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इसलिए ये हब भी है यहाँ पे। तो आप स्पोर्ट्स के आप कोई भी बिजनेस यहाँ पे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट का भी मसला नहीं है, आपकी चीज़ों के सेल होने का, बिकने का भी प्रॉब्लम नहीं है। चलें सर, 2-3 चीज़ें हैं, क्लोजिंग करते हैं। एक तो ये कि सर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे ख्याल से होना चाहिए, आई डोंट नो है कि नहीं है, कि पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर कोई बिजनेस हेल्पिंग फोरम है या नहीं है? पाकिस्तान के लिए बिजनेस हेल्पिंग फोरम नहीं है, लेकिन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जहाँ पे हम पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, लाइक पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा है, ठीक है, OPGFA भी है और सोसाइटी भी है, बहुत सारी। मैं पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, जो किसी नहीं हेल्प। एक अगर आप, मेरा ये मशवरा है आपको, अगर हम एक पाकिस्तान बिजनेस हेल्पिंग फोरम एक बना दें, ठीक है, और आप वो उस फोरम का सिर्फ ये काम होगा कि लोगों को एडवाइस करे, लोगों के लिए आसानी वाला मामला करे कि कैसे लोग जो है वो यहाँ पर आके सक्सेसफुली बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं।
तो मेरे ख्याल से तो ये मेरी एक छोटा सा वैसे मशवरा आइडिया ले लें। अच्छा है फैसल भाई, जी आप इसको कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, आप इसको ऐड करें इंशाल्लाह। नहीं मेरा तो कुछ पता नहीं मैं कब तक यहाँ पे हूँ। हाँ मैं इनिशिएशन में आपको हेल्प जरूर कर सकता हूँ। हम इकट्ठे मिलके एक पाकिस्तान बिजनेस हेल्पिंग फोरम बनाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ पर जो हैं उनके लिए भी, और जो नए लोग जो यहाँ पर आके बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं हम उनके लिए ये बड़ा मददगार साबित होगा ये फोरम इंशाल्लाह ताला। तो सर थोड़ा सा आइडिया दे दें यहाँ पे लिविंग कैसी है, एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और इन सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट। लिविंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, लिविंग बहुत अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पे, और सस्ती भी है। नहीं सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं है, नहीं पाकिस्तान से नहीं मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दुबई से कंपेयर करें। यहाँ पे वेदर अच्छा है इसलिए हेल्थ पे लोग बहुत जबरदस्त है, ठीक है। दूसरा एजुकेशन यहाँ पे है लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड वो नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों से बेहतर समझते हैं। हाँ सरकारी स्कूलों में तो बेहतर ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा वो लेवल नहीं वो है। लेवल नहीं। हाँ। लेकिन अगर कुछ एक स्कूल मुझे पता है पाकिस्तान इंडियन स्कूल है यहाँ पे ना यहाँ सेकेंडरी तक अच्छी अच्छी तालीम है, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे हाँ, अच्छी नहीं है। 12वीं क्लास तक मैट्रिक और एफएससी तक अच्छी है एजुकेशन। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप यूरोप और पाकिस्तान और बहुत सारी जगहों पे आप जा सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। वेरी गुड। तो सर हेल्थ ठीक है, नो इशू, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज में, हॉस्पिटल यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना रश नहीं होता, वेरी गुड। लेकिन यहाँ भी इतने बीमार लोग नहीं होते जितने पाकिस्तान में, ओह। या हॉस्पिटल में जो रश पाकिस्तान में यहाँ पे नहीं है। वेरी गुड, ये तो बड़ी मसला है। ऐसे यहाँ पे नेचुरल फूड है ना बहुत अच्छी है, यहाँ पर खुराक जो है ना सर खुराक नेचुरल है, हाइजेनिक है, जीएमओज नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में 50% से ज्यादा जो फल सब्जियां जो इंपोर्ट होती हैं वो जीएमओज होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिसको हम कहते हैं कि इनका साइज बड़ा शक्ल का खूबसूरत बनाना, ये जीएमओज कहलाते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो जीएमओज इंपोर्ट होते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर जीएमओज अब ग्रो की जाती हैं जो कि समहाउ अनहेल्दी हैं, शक्ल से बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे जीएमओज वाला नहीं, सब कुछ नेचुरल है। इसलिए यहाँ पर आने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपने मच्छर से बचना है, सिर्फ मच्छर से बचना है, मलेरिया होता है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्दी जितना अर्सा मैं भी यहाँ पे 5 साल रह के गया हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन यहाँ पे मुझे मलेरिया भी कभी नहीं हुआ था 5 सालों में, फैमिली समेत मैं यहाँ पे रहा था। सेफ्टी सिक्योरिटी बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट सेफेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। और जब मैं न्यूजीलैंड में था 2016 में तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था CNN का जो कि ये बता रहा था कि दुनिया के टॉप 20 और 30 सेफेस्ट सिटीज, तो उनमें कंपाला का भी नाम आया। कंपाला जो है टॉप 30-40 सिटीज में आता है जो कि सेफेस्ट है पूरी दुनिया में। अफ्रीका में नो डाउट कंपाला इज द सेफेस्ट सिटी। तो चलें सर अब क्लोजिंग करते हैं। तो अब बिजनेस के वाले से एक फाइनल एक एडवाइस चाहिए पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तानी यहाँ पे आना चाहते वो पहले अपना माइंड बना के आए और क्या करना है इधर आके, और पूरा होमवर्क करके आए। बिल्कुल, ये नहीं है कि इधर आ जाए फिर इधर से आके वो 2-4 महीने वैसे जाए करते सोचने में कि क्या करूं। बिल्कुल, कोई सही भेज देगा, कोई गलत देगा, कोई इधर को देगा, उधर बोलेगा, ये बोलेगा, इस तरह पूरा होमवर्क करके आए। तो बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली मुझे थोड़ा इत्तेफाक हुआ, मेरे पास एक एग्जांपल है। अगर आप वर्किंग होमवर्क करके नहीं आते, आपको नहीं पता कि आपने वहां पे जाके क्या करना है, किस एरिया के अंदर आपने बिजनेस डेवलप करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए सरवाइव करना और बल्कि रहना भी। क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे, आपको पता नहीं आपने क्या करना है। आप 50 लोगों के साथ बात करेंगे, 50 अपने जहन के मुताबिक डिफरेंट आपको आइडियाज देंगे, डिफरेंट एडवाइस करेंगे, कुछ प्लस होंगी, कुछ माइनस होंगी, कुछ अच्छी बुरी होंगी, और एंड पर आप मुतनफ़र भी हो सकते हैं। बड़ा कम चांस होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप कामयाबी से कोई काम शुरू कर सकें। तो जैसे रब्बानी भाई कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप जब भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो अपना होमवर्क करके आए। होमवर्क करने के लिए अभी मैं जैसे कि मैंने पहले रिक्वेस्ट किया, एडवाइस भी किया कि हम यहाँ पर पाकिस्तान बिजनेस हेल्पिंग फोरम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रब्बानी भाई से कि पाकिस्तान बिजनेस हेल्पिंग फोरम को जल्द अज जल्द एस्टेब्लिश करें एज एन एंटिटी, एक एंटिटी बनाएं इंशाल्लाह ताला। प्रोफेसर भी हेड करेंगे उसको। मैं जितनी देर तक यहाँ पे हूँ, कोई पता नहीं मैं 1 महीना हूँ, आधा महीना हूँ, 2 महीने हूँ, तो जब तक मैं हूँ डेफिनेटली मैं सपोर्ट करूंगा। मैं इसकी इनिशिएशन में, इसके स्टार्ट करने में मैं रब्बानी भाई के साथ हूँ। हम मिलकर हम इस फोरम को, और इसके ऊपर मैं पूरी एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा
पाकिस्तान बिजनेस हेल्पिंग फोरम के ऊपर। और सारी डिटेल आप इस वीडियो के नीचे भी आप मेरा नंबर भी होगा रब्बानी भाई का, अगर आप इजाज़त देंगे तो इनका भी मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा। अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी तो आप रब्बानी भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस चैनल के तवस्सुत से मुझसे कर सकते, मुझे इस तवस्सुत से मैं रब्बानी भाई से भी आपको एडवाइस पहुंचा दूंगा, आप तक जो मशवरा आपको चाहिए होगा मिल जाएगा। तो मकसद ये है कहने का कि आप जब आएँ यहाँ पर तो पूरी वर्किंग करके आएँ, बिजनेस हेल्पिंग फोरम के साथ बात करके आएँ, किस एरिया में काम करना चाहते हैं। तो सर एक फाइनल एडवाइस पाकिस्तानियों के लिए और फिर हम क्लोजिंग करते हैं। जो भी काम कर रहे हैं इधर वो नेक नीति से करें, नेक नीति से, और अपने मुल्क का नाम, कोई भी ऐसा काम ना करे जो अपने उनके लिए वैसे शर्म साबित हो या कि नेक ना मिले। बहुत अच्छा सर, मैं इस बात के ऊपर मैं कहूँगा रब्बानी भाई को मैं 2011 से जानता हूँ, इसके ऊपर मैं इनको दाद देता हूँ। मैं अल्लाह ताला रब्बानी भाई जैसे सब पाकिस्तानियों को रब्बानी भाई जैसा बनाए इंशाअल्लाह। रेपुटेशन बहुत अच्छी है पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और उसको खराब ना करें, खुदारा उसको खराब ना करें। मैं समझता हूँ कि जब हम लोग पाकिस्तान से अपने मुल्क से बाहर होते हैं तो हम सफ़ीर होते हैं अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। हम जब कुछ गलत करते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि फैसल ने या रब्बानी ने कुछ गलतियाँ, वो कहेंगे कि पाकिस्तानी ने गलत किया। तो ये पाकिस्तानी के ऊपर जो मोहर लग जाती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक है। तो खुदारा अपने मुल्क को जिस तरह मुल्क ने हमें बनाया, हमें जब अपने मुल्क से बाहर आते हैं हम अपने मुल्क को बनाते हैं, हमने अपने मुल्क का नाम करते हैं, अपने मुल्क की नेक नामी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रब्बानी भाई आपका टाइम का, आप बड़े बिजी इंसान हैं लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी सर। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ हूँ, हम बिजनेस फोरम भी बनाएंगे और अल्लाह खैर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, सी यू गाइस।